हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स अकेडमी। तो चलिए हम लोग जो साइंस का लेक्चर पार्ट 2 का है, फर्स्ट चैप्टर का, उसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है उसे स्टडी किया था। एंड देन इस लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का एवोल्यूशन, उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन, उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एवोल्यूशन होती क्या है, मतलब एवोल्यूशन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्या होती है। मतलब हम लोग ऐसा एक लाइन में सिंपली बोलूँ तो सिंपल क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो आया कहाँ से, वो बना कैसे, वो अर्थ पर प्रेजेंट कैसे है, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। इसी को सोच करके एवोल्यूशन जो है हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एवोल्यूशन क्या हो सकती है। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, आज आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सबसे लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैन है, ह्यूमन्स है, ये सारे हैं, टू अ लार्ज वेल तक इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट है आज हमारे अर्थ पर। लेकिन ये सब इवॉल्व कैसे हुए, इनका जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, ये सब आए कहाँ से, बने कैसे, इसको हमें स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन के अंदर में आती है। तो यहाँ पर हम एवोल्यूशन को देखते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, जो चेंजेस है वो होते हैं, लेकिन वो ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है जो भी चेंजेस एनिमल्स की बॉडी में होते हैं। अब ये आए कहाँ से, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इवोल्यूशन जो होती क्या है। इसमें ये क्या होता है कि नया नया जो होता है, जो स्पेसीज होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होता है, वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या हो गया कि एक स्पेसीज है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, तो उससे जो वो पहले का ऑर्गेनिज्म है उससे अभी तक की कितनी स्पेसीज आई है, कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव हुए, डेथ हुए, उसके बाद अभी का जो ऑर्गेनिज्म उसमें का उसी टाइप का चल रहा है, उसी स्पेसीज का, उसको हम लोग ऐसा एवोल्यूशन कह सकते हैं। मतलब क्या कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई स्पेसीज थी, उसमें से क्या हुआ, नई स्पेसीज जो है वो क्या हुई, फॉर्म हुई बाय द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या कि नेचर जो है, नेचुरल प्रोसेस फेनोमेना जो होता है ना, बहुत सारे, पहले तो ऐसा भी माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स वगैरह अर्थ पर आए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, डायनासोर्स वगैरह, ये सब थ्योरी जो है दी जाती है। सो इसकी वजह से क्या, नेचुरल सिलेक्शन इसलिए कहा गया है कि नेचर जिसको चूज करता है, मतलब कि नेचर जिसको चूज करता है। एंड जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडर देयर सूटेबल एनवायरनमेंट वो सर्वाइव अगर करते हैं तभी उनका जो लाइफ है वो बढ़ता है। और अगर उनकी लाइफ एग्जिस्ट कर गई देन उनकी जो न्यू स्पेसीज है वो भी जनरेट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि न्यू स्पेसीज का फॉर्म होना, मतलब क्या कि नई स्पेसीज जो है उनका बनना बाय द नेचुरल प्रोसेस। मतलब नेचुरल प्रोसेस जो है वो होगा, उसकी वजह से जितनी नई स्पेसीज बनती हैं, इसी को हम लोग एज एन एवोल्यूशन कह सकते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। तो एवोल्यूशन जो है सिंपल सा टर्म है, सिर्फ यही इतना है। एंड देन यहाँ पर क्या है कि अब हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी एवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ही पूछते हैं तो कैसे हुआ होगा, तो पहले के टाइम पर मतलब ऐसा एज्यूम ही किया जाता है, कोई किसी को पता तो है नहीं होता कैसे है, लेकिन थियरीज वगैरह बहुत सारी दी गई है, हमारे जो साइंटिस्ट है वो है, एंड देन नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो अभी के जो स्पेसीज है, अभी के जो इवॉल्व्ड लोग हैं, स्पेसीज है, ह्यूमंस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब एनिमल्स वगैरह, इनका सबसे पहले क्या हुआ था, जो प्रोटीन्स है वो सारा फॉर्म हुआ था। सबसे पहले जो फर्स्ट केमिकल फॉर्म से इनका जो एवोल्यूशन है वो हुआ था ना, केमिकली जो है सारी चीज़ें हुई थी। तो इनमें सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले अमीनो एसिड्स वगैरह जो थे वो सारी चीज़ें पाई जाती है। अब आपको अभी पता है कि अमीनो एसिड जो रहता है वो क्या होता है, वो प्रोटीन बनाता है। एंड देन प्रोटीन से क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन से ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले के टाइम पे अमीनो एसिड जो थे, प्रोटीन्स थे, और जो सारी चीज़ें थी उनसे बन करके जो एवोल्यूशन है स्पेसीज की वो इवॉल्व हुई है। मतलब वहाँ से बन करके जो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हुए, पहले यूनिसेलुलर थे, बाद में मल्टी सेलुलर हुए, मल्टी सेलुलर होने के बाद में फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा डेवलप हुए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एवोल्यूशन का है। अब यहाँ पर क्या है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन है। क्या है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वाला है। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि इसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थियरी दी कि इस तरह से एवोल्यूशन हुई होगी,
इस तरह से एवोल्यूशन हुई होगी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो नेचुरल एक फिनोमेना है, उसकी वजह से हुआ है, जैसे कि अमीनो एसिड्स वगैरह फॉर्म हुए, देन प्रोटीन बना, देन एंड बाकी चीज़ें बनी, फिर जो है एक जो सेल था वो बना, सेल बनने के बाद में बाकी चीज़ें हुई। कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल, मतलब क्या है कि गॉड जो है एक स्पेशल क्रिएशन होता है, उसने बनाया, मतलब गॉड ने बनाया है जितने भी स्पेसीज है उनको। बहुत सारी थियरीज जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से दी गई है। देयर इज किसी को हम गलत साबित नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी जो थियरी दी गई है वो दी गई है। अगर आप गलत साबित कर सकते हैं तो फिर वो थियरी जो है वो गलत होगी, लेकिन साबित आप कर सकते हैं तभी। तो ये जो थियरी है वो दी गई है। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कंसिस्ट करती है, यही सारी चीजें कि बहुत सारी जो थियरीज है वो बताई गई कि एवोल्यूशन जो है इस तरह से भी हो सकती है, एवोल्यूशन इस तरह से हुई होगी। एग्जैक्टली जो है वो क्या हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुई है, इसका बेसिस जो है वो कोई नहीं बता पाया है। दीज आर जस्ट ओनली द अजम्पशन। तो एवोल्यूशन क्या है ये आप समझ ही गए होंगे, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नई नई स्पीसीज क्या होती है, वो बनती है बाय द नेचुरल सिलेक्शन। जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, नेचर जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है वहां पर वो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, एंड देन उससे नई स्पीसीज उसकी जो बनती है वो होता है एवोल्यूशन। सो वेरियस टाइप्स ऑफ थियरीज जो है वो भी दी गई है। अब बहुत सारे क्या है एविडेंसेस जो है वो भी दिए जाते हैं एवोल्यूशन के। क्या चीज, एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है वो दिए जाते हैं कि हम ऐसा एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इस एविडेंस बोले तो सबूत जो है आपका वो हो गया, तो हम ऐसा एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस एविडेंस के हिसाब से तो आप जरूर मानेंगे कि जो एवोल्यूशन है इस तरह से हुई है। तो यहाँ पर कुछ एविडेंसेस जो है हम वो देख लेते हैं एंड देन फर्दर ऑन। सो अब यहाँ पर क्या है कि एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है उसे हमें स्टडी करने हैं। मतलब क्या कि एवोल्यूशन इस तरह से हुई होगी तो उसका क्या है एविडेंस जो है वो दिया जा रहा है कि इस बेसिस पर एवोल्यूशन जो है वो हुई है। तो यहाँ पर कुछ जो एविडेंसेस है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजी बोले तो जो उसका बाहर का स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह से अपीयरेंस है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। जैसे कि आप किसी ऑर्गेनिज्म है तो उसका डेरिवेशन कहाँ से हो, एवोल्यूशन कहाँ से हो, तो हम लोग उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, उसके माउथ का स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाएगा। एंड बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उसको ऐसा एविडेंस दिखाएंगे कि ये उसका एविडेंस है, देख लो इनका माउथ जो है ऐसे है, उसका माउथ ऐसे। पोजीशन ऑफ आइज, उसकी आइज की पोजीशन कहाँ पर है, उसकी आंखें जो है इस ऑर्गेनिज्म की और इस ऑर्गेनिज्म की, पहले भी उन ऑर्गेनिज्म की आंखें वहां हुआ करती थी, अभी भी यहाँ हुआ करती, ऐसे ऐसे। दूसरा क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ नोज जो है वो है कि नोज का स्ट्रक्चर किस तरह है। ये सारी चीजें जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आता है। और हेयर्स जो बॉडी पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजों को देख करके कहा जाता है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड देन यहाँ पर क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि जो एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारे पहले के पूर्वज थे, उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि ये जो है उनके एविडेंसेस है, उसी बेसिस पर कहा जाएगा कि इनकी इवोल्यूशन वहाँ से हुई है, उनसे हुई है। देन यहाँ पर क्या है, सेकंड वन, दैट इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप बुक में अपने देखेंगे चार्ट, तो उसमें क्या है कि जो मैन है उसका फोरलिम है, एंड देन जो वेल है उसका फ्लिपर है, ठीक है। एंड देन वहां पर क्या है, फोरलिम ऑफ ऑक्स जो है वो भी है, एंड देन ह्यूमन हैंड जो है वो भी है, ठीक है। तो मैन का, ह्यूमन हैंड का क्या है, हैंड का यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डायग्राम दिया है, और वेल का देखेंगे तो वो भी दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है वो दिया रहेगा, ठीक है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में एक चीज और आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन दो आते हैं। तो इसमें होमोलॉगस ऑर्गन्स में क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो है वो आता है। मतलब क्या कि इनका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये भी एज एन एनाटॉमिकल एविडेंस, एज अ एविडेंस जो है एवोल्यूशन का यूज किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा जो है वो कौन सा है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है कि ऐसा ऑर्गन्स, कुछ बॉडी जो होती है ह्यूमन की उसमें भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, बाकी भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसा होता है कि जो अभी ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में, लेकिन उसका अभी तक कोई यूज नहीं है, मतलब अभी वो फंक्शनलेस है, यूजलेस है, अभी उस ऑर्गन का कोई यूज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब वो ऑर्गन प्रेजेंट तो है लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं होता है। तो इस बेसिस पर कहा जाता है कि पहले
पहले जो ऑर्गन प्रेजेंट थे, पहले के टाइम पर जिन स्पेसीज में ऑर्गन्स प्रेजेंट थे उस टाइम पर वो फंक्शनल थे, लेकिन अभी की जो स्पेसीज है तो उनमें वो ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल नहीं है, वो किसी भी काम के नहीं है। जैसे ह्यूमंस में आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर अपेंडिक्स जो है वो है, क्या है, अपेंडिक्स जो है वो है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अभी अपेंडिक्स जो है वो फंक्शनलेस है, ह्यूमंस में अपेंडिक्स जो है वो किसी काम की नहीं होती, यूजलेस है। देन लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो फंक्शन है उसका परफॉर्म होता है। पहले के टाइम पे कहा जाता है अपेंडिक्स जो है वो, बाकी एनिमल्स के लिए क्या होता है, अपेंडिक्स वगैरह जो रहती है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एंड देन मसल्स ऑफ पिन्ना जो है, क्या है, मसल्स ऑफ पिन्ना जो है वो भी ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऐसा किसी काम के नहीं है, कहते हैं मतलब फंक्शनलेस है ना। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, मसल्स ऑफ पिन्ना जो रहती है ईयर के पास की, वो क्या रहती है, वो हमेशा काम की रहती है। ये हो गया। एंड देन यहाँ पर क्या होता है, कॉक्सिक्स जो है वो है, कॉक्सिक्स बोले तो हम लोग का जो टेल बोन जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग टेल बोन कहते हैं। सो टेल बोन जो रहती है वो भी क्या, अब ह्यूमंस में तो टेल बोन किसी यूजलेस है ही नहीं, क्या है, कॉक्सिक्स क्या है, जस्ट अ यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। लेकिन एनिमल्स में क्या है, कॉक्सिक्स ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके एज अ फंक्शनली काम करती है ये बोन। तो ये टेल बोन जो है वो हो गई। सो इस बेसिस पर ही, यही सारी एविडेंसेस के बेसिस पर ऐसा भी कहा जाता है कि ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन हुआ है वो एप से हुआ है, यानी कि जो बंदर है उनसे हुआ है। एंड देन ये जो है यहाँ पर विजडम टीथ वगैरह ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, जो क्या है अभी इनको वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा माना गया है, ये किसी भी यूज़ के नहीं है। पहले के टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर ये सारी चीज़ें फंक्शनल थी, लेकिन अभी के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये सारी चीज़ें फंक्शनल नहीं होती है। ये हमारे 3 जो एविडेंसेस है वो हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंस है हम लोग वो देखते हैं। देन अब यहाँ पर क्या है, कुछ जो एविडेंसेस है और यहाँ पर है वो कौन से हैं, प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंसेस है। प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, अब कुछ थियोरी ऐसी कहती है कि बिलियंस ऑफ टाइम पहले क्या था कि जो ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर थे, तो क्या हुआ, एस्ट्रॉइड वगैरह आए या वॉल्केनो वगैरह ये सारी चीज़ें जो हुई, मतलब नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल सिलेक्शन जो है ये सब हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स थे वो डेड हो गए। डेड होने के बाद क्या हुआ, उनके जो बॉडी थी वो डिग्रेड हो गई, लेकिन आपको पता है बोन्स जो रहती हैं वो क्या होती है, वो एज अ फॉसिल रिमेन हो जाती है, मतलब हमें क्या उनका फॉसिल जो है वो मिला। जो तो प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या है, जो एनिमल्स के फॉसिल्स हैं वो मेनली होते हैं, मतलब क्या उनके जो हड्डियां होती है, बोन्स वगैरह होती हैं, वो हमें एज अ एविडेंस मिला है। ठीक है, तो फॉसिल्स आपको पता है अभी भी डायनासोर्स के मिलते हैं, पहले के टाइम पे डायनासोर्स होते भी थे, तो फॉसिल क्या है, एज अ प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंस होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो फॉसिल्स आपको पता होगा कि कार्बन 14 से लेकर के कार्बन 14 से लेके कार्बन 12 तक ये क्या होते हैं, मतलब कार्बन 14 जो है इनका जिस टाइम पर फ्रेश रहते हैं, जिस टाइम तक लिविंग रहते हैं, तो उस टाइम उनके अंदर कार्बन 14 जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो उनकी बोन्स होती है उसके अंदर। देन बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद में वहाँ पर कार्बन 12 जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कार्बन 14 प्रेजेंट रहता था, बोला है कि कार्बन 14 बाद में कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि इसके कार्बन के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्टिंग वगैरह करके क्या करते हैं हम लोग, जो एक होता है हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल जो है हमारा, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुआ था उसकी जो बोन्स हमारे पास रेमिनेंट पड़ी हुई है, फॉसिल जो है, फॉसिल की हम लोग एज पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एज जो है उसकी वो पता कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, वो है कनेक्टिंग लिंक जो है वो वाला है। तो कनेक्टिंग लिंक क्या है, कनेक्टिंग लिंक बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले रेप्टाइल्स था या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले बाद में आकर के ये हुआ है, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बताएगा। तो इसमें क्या है, इसमें पेरिपेटस जो है वो है जो किसके किसके बीच में लिंक बताता है, एक तो एनालिडा के भी बीच का लिंक बताता है, दूसरा आर्थ्रोपोडा जो है उनके बीच का वो लिंक बताता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। डक बिल्ड प्लेटिपस क्या है कि अभी करंटली डक बिल्ड प्लेटिपस कैसे होते हैं कि वो एग ले करते हैं, क्या करते हैं, एग जो है वो ले करते हैं, मतलब अंडे जो है वो देते हैं, ऐसा वो क्या है, तो एज अ रेप्टाइल उनका कैरेक्टर हो गया। लेकिन पहले ऐसे कहा जाता था कि उनका मतलब क्या है कि मैमिलियन कैरेक्टर भी वो शो करता है, क्या करता है वो, मैमिलियन भी एज अ कैरेक्टर शो करता है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड वगैरह होता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो मैमिलियन कैरेक्टर भी उसका लिंक है। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि वो रेप्टाइल्स और मैमिलियन दोनों के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। बाद में पहले क्या हुआ होगा कि वो रेप्टाइल्स रहेंगे, बाद में क्या हो गए होंगे, हो सकता है वो मैमल्स में कन्वर्ट होंगे, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक फिश है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग फिश। तो यहाँ पर लंग फिश क्या है,
लंग फिश जो रहती है उसके पास भी गिल्स होते हैं, लेकिन लंग फिश जो है वो क्या है, वो अपने लंग्स से ब्रीथ करती है, मतलब गिल्स से ब्रीथ नहीं करती। ऑलमोस्ट जितनी फिशें हो किससे, गिल से ब्रीथ करती हैं, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन जो भी उनका होता है। लेकिन लंग फिश क्या करती है, लंग फिश अपने लंग से ब्रीथ करती है, रेस्पिरेशन होता है लंग से उसका। तो आप खुद सोचिए कि जो फिशेज है वो तो गिल से ब्रीथ करती है ना, लंग से तो नहीं करती। देन लेकिन ये क्या करती है, लंग से परफॉर्म करती है रेस्पिरेशन। तो इसीलिए इसको एज अ रेप्टाइल और एम्फीबियन के बीच का लिंक माना जाता है। रेप्टाइल्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस अपने मतलब लिंक के स्केल के थ्रू एंड लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। लेकिन ये क्या एज अ रेप्टाइल होते हुए क्या है, रेप्टाइल और एम्फीबियन दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है। तो इसको क्या है, दोनों का एज अ कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसके बाद एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड देन यहाँ पर क्या है कि डार्विन्स की एक थ्योरी, एक साइंटिस्ट डार्विन करके है, सो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करने वाले। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।